फिर आगे चलते हैं। अब देखो असिंक्रोनस, ठीक है, एजेक्स को समझने के लिए असिंक्रोनस को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहां पे क्या कह रहा है, एजेक्स एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, देखो हमने अभी देखा था कि हमारे पास फॉर एग्जांपल पार्शियल पेज अपडेट्स होता है, मतलब एक पेज के अंदर अगर हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस हैं तो वो हम एजेक्स के थ्रू एग्जीक्यूट करवाते हैं। मतलब मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे आपको पीछे दिखाऊं, ठीक है, देखो मेरे पास एक सेक्शन है, एक पेज है, उसके अंदर चार मेरे पास क्या है, चार मेरे पास सेक्शन है। इसका मतलब मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया तो रिक्वेस्ट कहाँ चली जाएगी, सर्वर के पास चली जाएगी प्रोसेस होने के लिए। तो ये सारा काम बैकग्राउंड पे होता है, मतलब मेरा पेज रीलोड नहीं होता। अब पेज रीलोड नहीं होता, इसका मतलब मैं इसका रिजल्ट, इसका रिस्पॉन्ड आने का वेट किए बगैर मैं कहां पे जा सकता हूं, अपने सेकंड सेक्शन पे जा सकता हूं और वहां पे फॉर एग्जांपल मैं सबमिट पे क्लिक कर दूं। इसका मतलब जो फर्स्ट सेक्शन की रिक्वेस्ट गई हुई है वो भी सर्वर के पास गई हुई है, और फिर सेकंड सेक्शन पे भी मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया तो इसकी रिक्वेस्ट भी गई हुई है सर्वर के पास। और अगर मैं इसी एट अ टाइम ये थर्ड सेक्शन के ऊपर भी क्लिक कर देता हूं तो इसका मतलब अब एट अ टाइम तीन रिक्वेस्ट एक ही पेज से गई हुई है मेरे सर्वर के पास प्रोसेस होने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्शियल पेज अपडेट्स कहलाता है, ठीक है। और असिंक्रोनस में क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखो असिंक्रोनस में क्या कह रहा है, क्योंकि मेरे एक पेज के अंदर फॉर एग्जांपल मल्टीपल सेक्शंस हैं, तो मल्टीपल सेक्शंस की रिक्वेस्ट, मतलब एक सेक्शन की मैंने रिक्वेस्ट भेज दी, अब वो मेरे सर्वर पे प्रोसेस हो रही है। फिर सेकंड सेक्शन की रिक्वेस्ट मैंने भेज दी, वो भी मेरे सर्वर पे प्रोसेस हो रही है। फिर इसी तरह मेरे पास तीसरी भी मैंने सेक्शन की रिक्वेस्ट भेज दी अपने सर्वर के पास। इसका मतलब कि एट अ टाइम मेरे पास, क्योंकि मेरा यूजर इंटरफेस ब्लॉक नहीं है ना, इसका मतलब कि मैं मल्टीपल अपने सेक्शंस के साथ एट अ टाइम रिक्वेस्ट भेज सकता हूं, किसके अंदर, असिंक्रोनस रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है। अब देखो ये जो सर्वर है ना, ये सर्वर एक ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लाइंट एक से ज्यादा रिक्वेस्ट भेज रहा है। क्यों, क्योंकि अब क्लाइंट की जो एप्लीकेशन है वो एजेक्स को फॉलो कर रही है, ठीक है। यही वजह है कि वो एट अ टाइम, मतलब उसने पहली रिक्वेस्ट की, अब वो रिस्पॉन्ड आने का वेट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि पेज रीलोड नहीं हो रहा, और इसी दौरान उसने दूसरी रिक्वेस्ट भी भेज दी, मतलब दूसरे फॉर्म पे भी क्लिक कर दिया, इसी तरह तीसरे फॉर्म पे भी क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ये किसमें होता है, हमारी एजेक्स एप्लीकेशन के अंदर होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थ्योरी में क्या कह रहा है, मल्टीपल रिक्वेस्ट आर हैपनिंग कॉन्करेंटली। कॉन्करेंटली का मतलब एक साथ, पैरेलल, ठीक है। मल्टीपल रिक्वेस्ट आर हैपनिंग कॉन्करेंटली इन द सेम टाइम और क्लाइंट डजंट हैव टू वेट फॉर अ रिस्पॉन्स फ्रॉम अ सर्वर इन ऑर्डर टू मेक अ न्यू रिक्वेस्ट। इसका मतलब हमारा जो क्लाइंट है, बेशक उसने रिक्वेस्ट कर दी है और सर्वर के साथ रिस्पॉन्ड नहीं आया, लेकिन चूंकि वो ये सारा काम बैकग्राउंड में हो रहा है, मेरा यूजर इंटरफेस ब्लॉक नहीं होगा। इसका मतलब मेरे यूजर इंटरफेस के किसी दूसरे सेक्शन के साथ इजीली काम कर सकता है। ये होती है हमारे पास असिंक्रोनस, और एजेक्स इसी असिंक्रोनस रिक्वेस्ट को फॉलो करता है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इज द एबिलिटी, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन में क्या होता है, इज द एबिलिटी ऑफ अ वेब एप्लीकेशन टू सेंड मल्टीपल रिक्वेस्ट एंड रिसीव रिस्पॉन्सेज फॉर द सर्वर साइमल्टेनियसली, ठीक है। मतलब वेब एप्लीकेशन से एट अ टाइम मैं मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड कर सकता हूं और सर्वर उसे एक साथ प्रोसेस करके हमें रिस्पॉन्ड भेज सकता है, ठीक है। जिस तरह मैंने इस फिगर में आपको बताया, हमारा क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है, एक से ज्यादा रिक्वेस्ट भेज रहा है सर्वर के पास, और सर्वर भी उसे प्रोसेस करके रिस्पॉन्ड भेज रहा है हमारे क्लाइंट के पास, ठीक है। तो ये एसिंक्रोनस में होता है। फिर asynchronous communication enables you to work on the application without being affected by the responses received from the server, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, asynchronous communication में क्या होता है, enables you to work on the application without being affected। मतलब आपने एक रिक्वेस्ट भेज दी तो आपको वेट नहीं करना कि उस रिक्वेस्ट का रिजल्ट कब आएगा। आपका जो यूजर इंटरफेस है वो ब्लॉक नहीं होता, आपका यूजर इंटरफेस एक्टिव रहता है, ताकि आप अपने वेबसाइट के साथ जो दूसरे सेक्शंस हैं उसके साथ भी आप वर्क परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। एक ये पॉइंट है। फिर देखो वही पॉइंट
एजेक्स एप्लीकेशन जो कि असिंक्रोनस रिक्वेस्ट को फॉलो करती हैं वो क्या होती हैं, आर नॉन ब्लॉकिंग। नॉन ब्लॉकिंग मतलब एज एजेक्स रिक्वेस्ट आर असिंक्रोनस, ठीक है। मतलब एजेक्स की जितनी भी रिक्वेस्ट होती है वो असिंक्रोनस होती है। इसका मतलब क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, सर्वर से वापस क्लाइंट के पास जब आती है, ये सारा काम बैकग्राउंड में होता है, ठीक है। और यही वजह है कि हमारा पेज रीलोड पे नहीं लगा हुआ होता, और जब पेज रीलोड पे नहीं लगा हुआ होगा तो इसका मतलब हमारा जो यूजर इंटरफेस है वो ब्लॉक नहीं होगा, नॉन ब्लॉकिंग होगा। फिर द यूजर डजंट हैव टू वेट फॉर द रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग टू कंप्लीट, ठीक है। मतलब मेरे यूजर को वेट करने की जरूरत नहीं है, वो मेरी वेबसाइट के साथ आगे भी एक्शन परफॉर्म करवा सकता है, ठीक है। और उतनी देर में उसे पहली रिक्वेस्ट का डेटा रिस्पॉन्ड मिल जाएगा, एक ये पॉइंट है। फिर इवन वाइल द रिक्वेस्ट इज स्टिल बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सर्वर, मतलब जो मैंने पहली रिक्वेस्ट भेजी है वो अभी भी प्रोसेस हो रही है। द एप्लीकेशन रिमेन्स रिस्पॉन्सिव एंड द यूजर कैन इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन, मतलब मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है और फॉर एग्जाम्पल जो मेरी रिक्वेस्ट है वो 10 सेकेंड्स लेती है प्रोसेस होने के लिए, उसके बाद सर्वर रिस्पॉन्ड भेजता है क्लाइंट पे। तो उसके बावजूद मेरे पास जो मेरी एप्लीकेशन है वो रिस्पॉन्सिव रहेगी। रिस्पॉन्सिव का मतलब यूजर मेरी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, मेरी एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस ब्लॉक नहीं होगा, ये इसका एक पॉइंट है। फिर व्हेन द रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग इज कंप्लीट, मतलब जब सर्वर हमारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर लेता है बैकग्राउंड में, द यूजर इंटरफेस इज ऑटोमेटिकली अपडेटेड, मतलब आपका यूजर इंटरफेस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका यूजर इंटरफेस अपडेट हो जाएगा। क्यों पता नहीं चलेगा, क्योंकि रीलोडिंग तो होगी नहीं, ठीक है। इसलिए जैसे ही रिक्वेस्ट जाएगी क्लाइंट से सर्वर के पास और सर्वर से जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी वो आपको फौरन आपके वेबसाइट के ऊपर, वेब ब्राउजर के ऊपर नजर आ जाएगी, ठीक है। दिस इज नॉट द केस विथ सिंक्रोनस रिक्वेस्ट, मतलब ऐसा सिंक्रोनस रिक्वेस्ट में नहीं होता। मतलब द यूजर इंटरफेस इज ब्लॉक, क्योंकि सिंक्रोनस रिक्वेस्ट में क्या होता है, क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास और सर्वर जब तक उसे प्रोसेस करता है मेरा पेज रीलोडिंग पे लगा रहता है, और पेज रीलोडिंग पे लगा हुआ इसका मतलब मेरा वेबसाइट का यूजर इंटरफेस ब्लॉक्ड है, मतलब मैं उसके साथ कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करवा सकता। And the user cannot do anything else until the request has completed the processing। इसका मतलब सिंक्रोनस रिक्वेस्ट में क्या होता है, जब तक मेरी जो रिक्वेस्ट थी क्लाइंट की जो वो सर्वर के पास प्रोसेस होने के लिए जाती है, जब तक वो प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं होती तब तक मेरा यूजर इंटरफेस क्या रहता है, ब्लॉक्ड रहता है और मैं उसके साथ कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करवा सकता। ये होता है सिंक्रोनस में, ठीक है। ठीक है, अब एसिंक्रोनस में यहाँ पे यही कह रहा है, असिंक्रोनस मींस दैट वी आर एक्सचेंजिंग डेटा टू और फ्रॉम द सर्वर इन द बैकग्राउंड विदाउट हैविंग टू रिफ्रेश द पेज। इसका मतलब हमारे पास जो एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट में क्या होता है कि हमारे पास जो भी डेटा क्लाइंट से सर्वर के पास जाता है और सर्वर से वापस क्लाइंट के पास आता है, ये सारा काम कहाँ पे होता है, बैकग्राउंड में होता है। और इस केस में हमारे पास जो पेज होता है वो रिफ्रेश नहीं होता। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है एजेक्स का, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एजेक्स हेल्पर्स, ठीक है। अब एजेक्स हेल्पर्स क्या होते हैं भाई, देखो एजेक्स हेल्पर्स से पहले हमने एमबीसी के अंदर HTML हेल्पर्स पढ़े हैं। तो HTML हेल्पर्स क्या करते थे, फॉर एग्जांपल HTML हेल्पर्स के अंदर हमने HTML हेल्पर्स के मेथड यूज किए थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह एक मेथड होता था बिगिन फॉर्म, ठीक है। वो बिगिन फॉर्म क्या करता था, बिगिन फॉर्म हमें फॉर्म प्रोवाइड करता था, मतलब फॉर्म के टैग जनरेट करके देता था, ठीक है। फिर उसी तरह हमारे पास एक्शन लिंक एक हेल्पर होता था HTML का, जो हमें हाइपरलिंक जनरेट करके देता था, एंकर का टैग जनरेट करके देता था, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारे HTML हेल्पर थे। अब देखो जो HTML हेल्पर था हमारे पास कौन सा, बिगिन फॉर्म वाला, तो उसमें क्या होता था कि जब हम एक फॉर्म बनाते थे HTML बिगिन फॉर्म को यूज करते हुए, तो जब हम सबमिट करते थे तो तब हमारे पास पेज रीलोड होता था, ठीक है। लेकिन जब मैं एजेक्स हेल्पर्स यूज करूंगा, एजेक्स हेल्पर्स के अंदर भी हमें फॉर्म मिलता है, ठीक है। मतलब जिस तरह HTML का बिगिन फॉर्म है उसी तरह एजेक्स का बिगिन फॉर्म होता है। फिर इसी तरह हमारे पास जिस तरह HTML का एक्शन लिंक होता है उसी तरह हमारे पास
एजेक्स का भी एक्शन लिंक होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे देखो इसका पहला पॉइंट, ASP.NET MVC एप्लीकेशन ऑल्सो यूजेज अ सेट ऑफ एजेक्स हेल्पर्स, ठीक है। हमारे पास दो एजेक्स हेल्पर्स का एक सेट होता है जो कि हम यूज करते हैं अपनी MVC एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है। तो अब पहला पॉइंट यहाँ पे देखो, एजेक्स हेल्पर्स इनेबल यू टू क्रिएट फॉर्म्स एंड लिंक्स दैट पॉइंट टू कंट्रोलर एक्शंस। इसका मतलब एजेक्स हेल्पर्स में हमें दो चीजें मिलती हैं, एक तो हमें फॉर्म मिलता है जो एजेक्स के थ्रू काम करता है, फिर लिंक्स, ठीक है, मतलब जो हाइपर लिंक होती है वो भी एक एजेक्स का मिलता है हमें। तो देखो हम फॉर्म जब सबमिट करते हैं या लिंक पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो अगर ये दोनों एजेक्स के हैं तो वो किसके ऊपर पॉइंट करते हैं, हमारे कंट्रोलर के एक्शंस पे। एक्शंस मतलब जो हमारे एक्शन मेथड होते हैं। इसका मतलब अगर मैं फॉर्म सबमिट करूंगा या किसी हाइपर लिंक पे क्लिक करूंगा तो हमारे कंट्रोलर के किसी एक्शन मेथड के पास रिक्वेस्ट जाएगी जो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगी, ठीक है। फिर देखो अगला पॉइंट, द ओनली डिफरेंस इज दैट एजेक्स हेल्पर्स बिहेव असिंक्रोनसली, ठीक है। मतलब HTML हेल्पर जो थे और एजेक्स हेल्पर जो थे उनमें एक डिफरेंस क्या है, जो एजेक्स हेल्पर्स होते हैं, ठीक है, ये असिंक्रोनसली काम करते हैं। असिंक्रोनसली मतलब इसका मतलब अगर मैं एजेक्स हेल्पर्स में एजेक्स का फॉर्म यूज कर रहा हूं तो जब मैं सबमिट करूंगा तो वो जो रिक्वेस्ट जाएगी हमारे पास क्लाइंट से सर्वर पे और सर्वर से वापस क्लाइंट पे आएगी, ये सारा काम बैकग्राउंड में होगा, मतलब हमारा पेज रीलोड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं HTML के हेल्पर यूज करता था तो वहां पे जब मैं सबमिट पे क्लिक करता था, अपना फॉर्म सबमिट करता था, तो मेरे पास पेज रीलोड होता था और फिर हमारे पास रिक्वेस्ट जाती थी क्लाइंट से सर्वर के पास, ठीक है। तो ये एक मेन डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। फिर while using Ajax helpers you should not explicitly write JavaScript code make the asynchrony work। इसका मतलब कि जब मैं Ajax helpers को यूज करूंगा तो तब मुझे JavaScript का कोड खुद से राइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो अगर मैं Ajax helpers को यूज ना करूं तो Ajax helpers को यूज किए बगैर हम JavaScript का कोड लिखकर भी क्या कर सकते हैं, अपना एसिंक्रोनस वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एजेक्स हेल्पर्स हमें क्या चीज बेनिफिट देता है कि हमें वो जो जावास्क्रिप्ट का बहुत सारा कोड होता है वो राइट करने की जरूरत नहीं होती अगर हम एजेक्स हेल्पर्स को यूज कर रहे हैं। और एजेक्स हेल्पर्स को यूज करें इसका मतलब जो भी रिक्वेस्ट होगी, चाहे वो मैं फॉर्म से करूं चाहे लिंक से करूं, वो कौन सी रिक्वेस्ट होगी, असिंक्रोनस, ठीक है, मतलब सारा काम बैकग्राउंड में होगा। फिर देखो to make use of it you should ensure that the jQuery.unobtrusive ajax script file is present in the scripts folder of your application directory। भाई देखो अगर ये मुझे ajax helpers का काम करना है तो हमारे पास jQuery की एक लाइब्रेरी होती है, एक स्क्रिप्ट फाइल होती है जिसको हम कहते हैं unobtrusive ajax, ठीक है। मतलब ये आपके पास, मतलब जो भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं अपनी MVC की तो उसमें एक स्क्रिप्ट का फोल्डर आता है, तो उस स्क्रिप्ट के फोल्डर में ये jQuery.unobtrusive की जो स्क्रिप्ट फाइल है, जावास्क्रिप्ट फाइल है, ये लाजमी होनी चाहिए हमारे स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में, ठीक है, तभी हम एजेक्स हेल्पर्स को यूज कर सकते हैं। फिर however if you want to include the file manually you need to use the script element। मतलब कि अगर हमें वो फाइल मैनुअली, स्क्रिप्ट का मतलब जो फाइल मैनुअली है कौन सी, अनऑब्ट्रूसिव वाली, अगर वो मुझे मैनुअली ऐड करवानी है तो मैं स्क्रिप्ट का टैग यूज करके इस वाली फाइल को ऐड करवा सकता हूं अपनी फाइल के अंदर, ठीक है। ये एक पॉइंट है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो वही पॉइंट, अनऑब्स्ट्रूसिव एजेक्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, द ASP.NET MVC फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स बिल्ट इन सपोर्ट फॉर अनऑब्ट्रूसिव एजेक्स। मतलब हमारे पास ये जो ASP.NET MVC का फ्रेमवर्क है उसके अंदर एक बिल्ट इन सपोर्ट है हमारे पास अनऑब्ट्रूसिव एजेक्स की, ताकि हम एजेक्स का काम कर सकें, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट इनेबल्स यू टू यूज एजेक्स हेल्पर्स टू डिफाइन एजेक्स फीचर्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोड इन योर व्यूज। इसका मतलब कि ये जो हमारे पास, समझ लो ये एक स्क्रिप्ट फाइल होती है जो हम ऐड करवाते हैं, ठीक है, कहाँ पे, अपने व्यूज के अंदर। कौन से व्यूज में, जहां पे हम अपने एजेक्स हेल्पर्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक स्क्रिप्ट की फाइल होती है, एक स्क्रिप्ट की फाइल होती है
वो हमें ऐड करवानी पड़ती है अपने व्यूज में। कौन से व्यूज में? जिस व्यूज में मैं एजेक्स हेल्पर्स को यूज करूंगा, ठीक है। फिर देखो, टू इनेबल अनऑब्ट्रूसिव एजेक्स फीचर इन एन एप्लीकेशन यू नीड टू कॉन्फ़िगर द web.config फाइल, ठीक है। मतलब हमारे पास जो web.config फाइल होती है उसमें एक हमें कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग करनी पड़ती है। कब? जब हम अनऑब्ट्रूसिव एजेक्स फीचर यूज कर रहे होते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। फिर टू इनेबल अनऑब्ट्रूसिव एजेक्स फीचर इन द वेब कॉन्फ़िग फाइल यू नीड टू सेट द अनऑब्ट्रूसिव जावास्क्रिप्ट इनेबल प्रॉपर्टी। मतलब वेब कॉन्फ़िग फाइल के अंदर हम एक टैग यूज करते हैं ऐप सेटिंग्स का, और उसके अंदर हम ये प्रॉपर्टी इसको इनेबल्ड करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? अनऑब्ट्रूसिव जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड। इसको हम ट्रू करते हैं तभी हम जाके अनऑब्ट्रूसिव एजेक्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अनऑब्ट्रूसिव एजेक्स के लिए हम एक थर्ड पार्टी, मतलब ये जो लाइब्रेरी है जिसके थ्रू ये सारा एजेक्स का काम करेंगे, वो लाइब्रेरी भी हम इंक्लूड करवाएंगे जब हम एजेक्स का काम करेंगे। तो इसका जब हम प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे तो इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। फिर देखो, वर्किंग विद एजेक्स ट्रेडिशनली टू अपडेट द कंटेंट ऑफ अ व्यू द फुल पेज रिफ्रेश टेक्निक वाज यूज्ड। ट्रेडिशनली का मतलब एजेक्स से पहले हमारे पास क्या होता था कि जब हम रिक्वेस्ट करते थे क्लाइंट से सर्वर पे, तो हमारा पूरा पेज क्या होता था? रिफ्रेश होता था, ठीक है। मतलब क्लाइंट से सर्वर के पास जाता था और पूरा पेज रीलोड होता था, रिफ्रेश होता था। मतलब ये वाली टेक्निक यूज होती थी एजेक्स से पहले। फिर when the server finishes processing the request a new page is sent to the browser, ठीक है। मतलब जब हमारा क्या मतलब जब हमारी प्रोसेसिंग सर्वर कंप्लीट कर लेता था तो अब हमारे पास जो पेज होता था वो ब्राउजर को वापस सेंड किया जाता था एज अ रिस्पॉन्स, ठीक है। ये काम होता था एजेक्स से पहले। फिर however ajax provides an approach to improve the process of updating views, ठीक है। मतलब एजेक्स क्या प्रोवाइड करता है कि जो हमारा डेटा, मतलब जो हमारा व्यूज होते हैं, हमारे जो पेजेस होते हैं, जो अपडेट होंगे वो असिंक्रोनसली होने चाहिए, बैकग्राउंड पे होने चाहिए, ठीक है। अब देखो, वर्किंग विद एजेक्स इन MVC5, मतलब मैंने अभी बताया था कि एजेक्स के साथ जब हमें काम करना हो तो हम दो हेल्पर्स एजेक्स के यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है? इन एन ASP.NET MVC एप्लीकेशन यू कैन इंप्लीमेंट एजेक्स यूजिंग, मतलब हमारे पास दो हेल्पर्स होते हैं। एक एजेक्स फॉर्म्स, मतलब एजेक्स डॉट बिगिन फॉर्म। देखो ये उसी तरह है जिस तरह HTML डॉट बिगिन फॉर्म था, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि ये असिंक्रोनसली काम करता है और HTML डॉट बिगिन फॉर्म सिंक्रोनसली काम करता था, ठीक है। फिर दूसरा मेथड हमारे पास एजेक्स डॉट एक्शन लिंक, ठीक है। मतलब ये दोनों उसी तरह के मेथड हैं जिस तरह से हमारे पास HTML के ये दोनों मेथड्स थे, लेकिन बस फर्क ये है कि ये दोनों मेथड, मतलब एक्शन लिंक हाइपरलिंक जनरेट करके देगा, बिगिन फॉर्म फॉर्म जनरेट करके देगा। लेकिन चूंकि मैं एजेक्स यूज कर रहा हूं तो मतलब ये दोनों काम किस तरह से करेंगे? असिंक्रोनसली ये दोनों काम करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं और इनको हम वन बाय वन देखते हैं। पहले बिगिन फॉर्म को देखेंगे और उसके बाद एजेक्स एक्शन लिंक को देखेंगे।